हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी भानगढ़ का रहस्य लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले को भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। कहते हैं कि एक जादूगर के श्राप से ग्रस्त लोगों की आत्माएं आज भी इस किले में भटकती है। इस किले का डर इतना व्याप्त है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किले के मुख्य दरवाजे पर एक बोर्ड लगवा दिया गया है, जिस पर चेतावनी लिखी गई है कि सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के पश्चात इस किले में प्रवेश वर्जित है। जिज्ञासु व्यक्ति के मन में हमेशा छिपे हुए रहस्यों को जानने की इच्छा रहती है। प्रभास और नागेंद्र भी उन्हीं व्यक्तियों में से थे जो दुनिया जहान के सभी रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते रहते हैं। प्रभास बेंगलुरु से था तो नागेंद्र जयपुर से। दोनों का जब ASI में चयन हुआ तो मानो उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। एक दूसरे से मिलने के बाद जल्द ही दोनों गहरे मित्र बन गए। भानगढ़ किले के चारों ओर ASI की एक टीम मौजूद रहती है और उन दोनों की पोस्टिंग जब वहां कर दी गई तो उनके मन में भानगढ़ के किले का रहस्य जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। नागेंद्र के तो पुरातत्ववेत्ता बनने के पीछे का कारण भी भानगढ़ ही था। अपने दोस्तों के साथ वो जयपुर से बहुत बार भानगढ़ आ चुका था और एक दो बार उसने सूर्यास्त के बाद किले में रुकने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार पकड़ा गया। भानगढ़ के किले का रहस्य जानने की उसकी इच्छा दिन ब दिन प्रबल होती गई और नागेंद्र ने पुरातत्ववेत्ता बनने का निर्णय ले लिया। प्रभास का हमेशा से ही मानना था कि प्रत्येक गढ़, उनकी दीवारें, नक्काशी और यहाँ तक कि प्राचीन किलों की मिट्टी खुद अपने अतीत की कहानी कहती है, जिसे सिर्फ पुरातत्ववेत्ता ही सुन सकते हैं। प्रभास को भी वो कहानियां सुननी थी, इसलिए उसने पुरातत्व के क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया। जब दोनों की भानगढ़ टीम में पोस्टिंग हुई तो दोनों ने योजना बनाई कि भानगढ़ के किले का राज जानकर ही रहेंगे। उन्होंने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिखकर किले में रात को शोध करने के लिए अनुमति मांगी, परंतु उनको अनुमति नहीं मिली। अंत में उन्होंने बिना अनुमति भानगढ़ में रात को प्रवेश करने का निर्णय किया। तुम दोनों भानगढ़ में रात को रुकना चाहते हो और वो भी बिना अनुमति के, प्रभास और नागेंद्र के एक साथी ने हैरानी से कहा जब उन्होंने अपनी योजना उसे बताई। हाँ, तुम्हें बस इतना करना है कि जब सुपरवाइजर नाइट रूटीन पर चेकिंग के लिए आए तो उन्हें हमारे ना होने का कोई बहाना बना देना, नागेंद्र ने अपने साथी से कहा। अच्छा, तुम लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं तुम दोनों के लिए झूठ बोलूंगा? तुझे क्या लगता है हमें नहीं पता है कि शोध के लिए लाई गई पुरातात्विक मूर्तियों में से सबसे कीमती मूर्ति किसने चुराई थी? नागेंद्र की बात सुन उसके साथी के माथे पर पसीना आने लगा। और ये बात हमने छुपा रखी थी ताकि आज तुम हमारी मदद कर सको, प्रभास ने अपने साथी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उनका साथी भी मनी मन में सोच रहा था कि ये मरना चाहते हैं तो मरे, उसका तो फायदा ही होगा। ठीक है, मैं सर को बोल दूंगा कि प्रभास की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए तुम उसे लेकर हॉस्पिटल गए हो। प्रभास और नागेंद्र मुस्कुराते हैं और फिस्ट बम्प करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा खुश उनका साथी हो रहा था। नागेंद्र और प्रभास सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश कर जाते हैं और अंदर प्रवेश करते ही दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लगते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि पास की इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। पूरा किला अंधेरे में डूब गया था और अंधेरे में उसे देखकर दोनों समझ गए थे कि उसका इतना भय क्यों है। दोनों वहीं खड़े किले को निहारते हुए आगे की योजना सोच रहे थे कि कहीं से इत्र की खुशबू आने लगी। दोनों लंबी सांस भरते हुए उस महक को सूंघने लगे। यार नाग, कितनी मनमोहक सुगंध है ये, प्रभास तेज तेज सांसें भरते हुए कहता है। हाँ प्रभा, पर ये आ कहाँ से रही है? दोनों सुगंध को सूंघते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर असल में वो खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। एक बड़े से पत्थर के सामने जाकर वो रुक जाते हैं
और देखते हैं कि पत्थर पर एक सीसी टूटी हुई थी और शायद वो इत्र की ही शीशी थी। दोनों उस सुगंध को और लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ जैसे कि वो पत्थर हिल रहा हो। यार, मुझे ही लग रहा है या तुझे भी यह पत्थर हिलता हुआ दिख रहा है? नाग ने सवाल किया ही था कि वो पत्थर हवा में 6 फीट ऊंचा उठ गया। दोनों यह देखकर घबरा गए। वह पत्थर उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर बढ़ा। दोनों सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए, जैसे इस तरह से उस विशाल पत्थर से बच जाएंगे। लेकिन जब मौत सिर पर होती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और ऐसा ही नाग और प्रभा के साथ हुआ। उस बड़े पत्थर ने दोनों के सिर पर धनाधन वार करना शुरू कर दिया और दोनों दर्द के मारे चिल्लाने लगे। उनकी चीखें पूरे भानगढ़ में गूंज रही थी। दोनों के शरीर से जान निकलने लगी थी और वो वहीं निढाल से होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आया तो वे सही सलामत थे और शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उनका शरीर जोरों से दर्द से कराह रहा था। ये क्या था प्रभा? नाग ने उठते हुए कहा। नाग, मुझे लगता है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। दोनों खड़े होकर आगे बढ़ते हैं और अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें चीख सुनाई देती है। वो देखते हैं कि सामने से एक आदमी चीखता हुआ उनकी ओर भागे आ रहा था, और जैसे जैसे वो उनके करीब आ रहा था वो एक आग के गोले में तब्दील होता जा रहा था। दोनों को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिलता और वो आग का गोला उनके बीच से निकल जाता है। उनका शरीर जलने लगता है। दोनों खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सामने उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। वो तालाब की ओर दौड़ लगा देते हैं, लेकिन वो भागते जा रहे थे पर तालाब तक पहुंच नहीं पा रहे थे। थककर दोनों वहीं बैठ जाते हैं और देखते हैं कि उनके शरीर पर कोई आग नहीं लगी हुई थी। यार, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ, प्रभा अपने बाल नोचते हुए कहता है। और नाग का भी यही हाल था। वो बार बार अपने शरीर पर हाथ लगाकर देख रहा था। नाग, चल यहाँ से निकलते हैं, प्रभा का शरीर जवाब दे रहा था और वो जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था। हाँ हाँ, चल चल, नाग भी उससे सहमत हो जाता है और दोनों बाहर के रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन घूम फिरकर वापस किले के अंदर आ जाते हैं। हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? प्रभा झुंझलाहट के साथ कहता है। तभी उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और उन्हें लगता है कि शायद कोई उन्हें ढूंढने के लिए आया। वो आवाज की दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही रुक जाते हैं और उल्टे कदमों से पीछे हटने लगते हैं। उनके सामने जो कुत्ते थे उनका आकार सांड से भी बड़ा था और वो अपने बड़े दांतों को दिखाते हुए उन्हें देखकर गुर्रा रहे थे। कुत्ते उनकी ओर झपटे तो दोनों बचने के लिए भाग निकले, लेकिन उन जानवरों के आगे उनका भागना काम नहीं आया और जल्दी ही दोनों की टांगे उन कुत्तों के मुंह में थी। वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश केवल छटपटाहट ही थी। तभी वो कुत्ते उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं और नाग व प्रभा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और राहत की सांस लेते हैं। परंतु उनकी ये राहत ज्यादा देर नहीं रही। सामने से एक 7 फीट लंबा चौड़ा जल्लाद जैसा एक व्यक्ति, जिसके बाल घुटनों तक लंबे थे, उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में हथौड़े के समान एक हथियार था, जिसे देखकर ही लगता था कि उसका एक वार और बंदा पार। नाग वहां से भागने लगता है, लेकिन प्रभास अभी भी अपनी जगह ही खड़ा था। प्रभा, क्या कर रहा है? चल भाग। नहीं नाग, मेरे शरीर में और भागने की ताकत नहीं है। वैसे भी इन सबके मारने से हमें कुछ नहीं हो रहा। वो जल्लाद प्रभा के पास आकर रुक जाता है और उसके सामने प्रभास बौना नजर आ रहा था। प्रभास, भाग वहां से, नाग चिल्लाता है, लेकिन प्रभास वहीं खड़ा रहता है। वो जल्लाद हथौड़े को हवा में उठाता है और प्रभास के चेहरे पर एक जोरदार वार करता है। प्रभास के चेहरे से खून बहने लगता है और वो वहीं गिर पड़ता है। प्रभास! नाग की चीख निकल जाती है, लेकिन प्रभास के शरीर में कोई हलचल नहीं होती, सिवाय उसकी नाक के पास से मिट्टी के कण उड़ने के। वो जल्लाद प्रभास के गतिहीन शरीर पर वार कर रहा था और प्रभास का सारा शरीर रक्त से नहा गया था। दूर खड़ा नाग ये सब होते देख रहा था और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। जब जल्लाद संतुष्ट हो गया कि उसके शिकार में अब खून का कतरा भी बाकी नहीं है, तो वो नागेंद्र की ओर बढ़ने लगा। नाग वहां खड़ा प्रभास के उठने का इंतजार कर रहा था, पर प्रभास का शरीर बेजान सा लाल रंग में रंगा वहीं पड़ा रहा। जब नागेंद्र को इस बात का एहसास हो गया कि प्रभास अब नहीं उठने वाला और इस तरह वो खड़ा रहा, तो वो जल्लाद उसका भी हाल प्रभास की तरह कर देगा। एक आखिरी बार अपने दोस्त को नम आंखों से देख
नाग वहां से भागना शुरू कर देता है। वो जल्लाद भी उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चला आ रहा था। नागेंद्र भागता हुआ एक इमारत में प्रवेश कर गया और उसने देखा कि वो जल्लाद बाहर से ही उसे घूरे जा रहा था, लेकिन अंदर नहीं आ रहा था। तब नाग ने ध्यान दिया कि वो भानगढ़ के सोमेश्वर मंदिर में था। नाग निढाल होकर वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह सूरज की किरणों से उसकी आंखें खुली तो रात के सारे प्रेत उसके सामने खड़े थे। तुम लोग मंदिर में कैसे आ गए? नाग पीछे हटते हुए पूछता है। ये तुम क्या कह रहे हो नागेंद्र? तुम यहाँ रात को क्यों आए थे? वो जल्लाद उससे सवाल करता है। असल में वो सब नागेंद्र और प्रभास की टीम के सदस्य थे। सुबह तक जब वो लोग नहीं लौटे तो उनके साथी ने बहाना बनाते हुए कहा कि हो सकता है वो मुझसे झूठ बोलकर किले में गए हो, क्योंकि एक दिन वो ऐसी बातें कर रहे थे। जिसके बाद उनकी टीम उन्हें ढूंढने के लिए किले में आई थी। उन्हें रास्ते में प्रभास की लाश मिल गई थी और नागेंद्र मंदिर में बेहोश मिला था। पर नागेंद्र को उन सब में रात वाले भूत प्रेत नजर आ रहे थे और वो उनसे दूर भागने लगा। किसी तरह से नागेंद्र को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यहाँ उसने अपने आप को बचाने के लिए डॉक्टर पर वार कर दिया। सबने मान लिया था कि नागेंद्र अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। यहाँ नागेंद्र मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका था, तो वहीं प्रभास को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये सब उन्होंने एक राज को जानने के लिए किया, जिसे वो जान तो गए लेकिन किसी को बता नहीं सकते थे। शायद कुछ राज ही रहे, उसी में सबकी भलाई है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग